नमस्कार साथियों, अभी आप सुन रहे हैं रेडियो धूम 89.6। मैं हूं आरजे राघव। स्वागत करता हूं आप सभी का प्रोग्राम उजाले की ओर में। साथियों, आप सभी जानते हैं प्रोग्राम उजाले की ओर में हम बात करते हैं किसी सामाजिक मुद्दे पर, या फिर बात करते हैं कि आप कैसे करियर अपना बना सकते हैं और जानकारी देते हैं आपको करियर बनाने के लिए। और इसी क्रम में आज हमारे साथ फ़ोन कॉल पर उपस्थित हैं, मौजूद हैं, हमारे साथ हैं डॉक्टर राधे श्याम यादव जी। आप एक कंप्यूटर टीचर हैं, कंप्यूटर सेंटर के ऑनर हैं। तो आज के प्रोग्राम में हम आपसे जानेंगे कंप्यूटर शिक्षा के बारे में। स्वागत है राधे श्याम जी आपका प्रोग्राम उजाले की ओर में। बहुत बहुत धन्यवाद राघव सर। और सर, आपसे हम जानेंगे कंप्यूटर शिक्षा के बारे में, मगर पहले जानना चाहते हैं आपके बारे में। आप अपने बारे में हमें कुछ बताएं कि आपने कहाँ से पढ़ाई की, कितनी पढ़ाई की और कब से आप कंप्यूटर की शिक्षा दे रहे हैं। सर, मैं छत्तीसगढ़ की एक छोटी सी ग्राम के शासकीय स्कूल से मैंने अपनी पढ़ाई प्रारंभ किया। कोशीर सारंगढ़ से लगभग 16 किलोमीटर की दूरी पर गवर्नमेंट स्कूल है। प्रारंभिक पढ़ाई तो मेरा सामान्य रहा, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही आगे बढ़ते गया एजुकेशन में, मैंने समझा कि कंप्यूटर एजुकेशन आज के युग के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे प्रारंभ से मुझे डॉक्टरी मतलब बायोलॉजी में काफ़ी इंटरेस्ट था, और मैं पहले तो डॉक्टर ही बनना चाहता था। और मैंने अपनी पढ़ाई में बायोलॉजी के साथ साथ एडिशनल सब्जेक्ट के रूप में कंप्यूटर साइंस को भी रखा। ग्रेजुएशन बीएससी और बीपीटी करने के साथ साथ मैंने कंप्यूटर साइंस पर स्पेशली कोर्स किया है, अच्छा। जिसमें एसेट नई दिल्ली में है, जो हिंदी माध्यम में कंप्यूटर और इंग्लिश माध्यम दोनों में कराती है। इंडिया के टॉप आईआईटी इंस्टीट्यूट है, जो कि भारत के छात्रों को हिंदी माध्यम में हम्म। कंप्यूटर की इंजीनियरिंग, जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों की कोर्सेज कराते हैं। और मैंने सर करोल बाग नई दिल्ली से कंप्यूटर की हार्डवेयर की इंजीनियरिंग का कोर्स वहाँ किया, डिप्लोमा कोर्स किया। और उसके साथ साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से मैंने मास्टर की डिग्री भी हासिल किया है। और धीरे धीरे मैं इस क्षेत्र में भी काफ़ी आगे बढ़ते गया। लेकिन सर कहते हैं कि जब तक आप पढ़ रहे हो तो वो तब तक उपयोगी नहीं है जब तक आपके पास जो भी नॉलेज है उसको आप समाज को ना दें। जी। और मेरे मन में ऐसी भावना हुई कि मैं ये पढ़ाई तो कर रहा हूँ, नौकरी लग जाएगी, नौकरी भी कर लूंगा, लेकिन मैंने जितना नॉलेज गेन किया है, जितना नॉलेज मैंने इस देश के कोने कोने से प्राप्त किया है। और मैं एक छत्तीसगढ़ का निवासी हूँ, और छत्तीसगढ़ में आईटी एजुकेशन उस जमाने में जब मैंने पढ़ करके आया था काफी कम था। तो मैंने शुरुआत किया सर एक छोटी सी संस्था से, कम से मेरे पास उतना फंडिंग नहीं था कि मैं अच्छी इंस्टीट्यूट लगा पाता, लेकिन जो भी मेरे पास उपलब्ध संसाधन थे उससे मैंने एक छोटी सी शुरुआत किया। और गांव के गरीब आदिवासी हर वर्ग के लोगों को यथासंभव मैंने जो भी नॉलेज गेन किया था, जो भी मुझे जानकारी प्राप्त हुई थी, उसको मैंने देना प्रारंभ किया। ये तो आपने शिक्षा की बात की अपनी। कंप्यूटर शिक्षा के बारे में हम बात करते हैं कि कंप्यूटर शिक्षा कितना ज़रूरी है लोगों के लिए, और अधिकतर समस्या होती है कि क्या कोर्स करें, क्या कोर्स ना करें। इसके बारे में यदि आप हमारे श्रोताओं को बताना चाहें तो। जरूर सर, ये आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है, और ये जनरली हर छात्रों के मन में और यहाँ तक कि पालकों के मन में भी ये प्रश्न आते रहता है सर। कंप्यूटर आप जानते हैं सर, आज के युग को कहा जाए तो टोटल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग है। जी। और आईटी एजुकेशन हर फील्ड में जरूरी है। और आईटी एजुकेशन में यदि हम देखें, बिना आईटी का तो आजकल कोई काम नहीं हो रहा है सर। आप जान रहे हैं धीरे धीरे वर्ल्ड जो है पेपरलेस की ओर जा रही है। मतलब हम चाहते हैं कि यदि पर्यावरण की रक्षा करना है तो पेपर कम से कम यूज करें। आप पेपरलेस की बात जब करते हैं तो डिजिटल की बात करते हैं, और जब डिजिटल की बात करते हैं तो आईटी की बात करते हैं, और जब आईटी की बात करते हैं तो कंप्यूटर की बात करते हैं, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, और कंप्यूटर साइंस की बात करते हैं। और जब कंप्यूटर साइंस की बात करते हैं तो कंप्यूटर एजुकेशन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर भी आज हम हमारे दूर दराज जो सुदूर गांव है वहाँ पर कंप्यूटर एजुकेशन बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन पहले के अपेक्षा काफी विस्तार हो चुका है। लेकिन फिर भी मन में एक भाव रहता है, बच्चों के मन में प्रश्न रहता है कि उसे कौन सा कोर्स करें जिससे कि उनको बहुत जल्दी जॉब मिल जाए। जॉब ओरिएंटेड प्रोग्राम है, कई लोग इंटरेस्ट के साथ करते हैं, कोई प्रोग्रामिंग के लिए करते हैं। तो सर कंप्यूटर में बहुत बड़ी फील्ड है। जैसे यदि किसी को जॉब ओरिएंटेड प्रोग्राम चाहिए, तो यदि किसी ने कक्षा 12वीं पास किया है
और 12वीं के बाद उनके बाद बहुत सारे ऑप्शन हैं। यदि वो 12वीं किया, 12वीं करने के बाद सबसे पहले से कि जल्दी से जल्दी जॉब लगना चाहिए तो एक डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं सर। डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन करके कोर्स आती है जो कि विश्वविद्यालय के द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। विश्वविद्यालय कोर्स ये है, अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स कहते हैं। उसी तरह से सर यदि कोई व्यक्ति या हमारे यहाँ यदि कोई ऐसा स्टूडेंट है जिनकी इच्छा रही होगी कि मुझे साइंस लेना था लेकिन किसी कारण से उन्होंने साइंस नहीं ले पाया 10वीं के बाद, और उनको लगता है कि मैं कंप्यूटर साइंस में कुछ कर पाता, मैथ से लिया होता तो कर पाता, तो सर ऐसे लोगों के लिए फिर बहुत अच्छा कोर्स है, 3 ईयर का कोर्स होता है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। इस कोर्स में सर इसमें क्या होता है, यदि कोई साइंस के स्टूडेंट है वो भी ये कोर्स कर सकता है, आर्ट के स्टूडेंट भी कर सकता है, किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हो वो बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन कर सकते हैं। बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन होता है सर कंप्यूटर के अनुप्रयोग में बैचलर डिग्री, जिसमें पूरी तरह से कंप्यूटर साइंस पर आधारित है। कितने वर्ष का कोर्स रहता है ये? सर बैचलर कोर्स है, मतलब 3 साल का कोर्स है। जैसे बैचलर ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ आर्ट होता है, वैसे आप बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन होता है। 3 इयर्स के प्रोग्राम कोर्स है। और इस प्रोग्राम में सर यदि वो BCA करके निकलता है तो उनके पास जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत सारे हो जाते हैं। जैसे कि प्रोग्राम ऑफिसर का पोस्ट आता है, उसके साथ साथ जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए जो असिस्टेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का पोस्ट है हर फील्ड में, उसमें भी एप्लीकेबल है। इसके साथ साथ कंप्यूटर टीचर्स के हैं, उसमें भी BCA का बहुत ज़्यादा डिमांड है। इसके साथ साथ सर आप देखेंगे कि आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, तो 12वीं के बाद भी AI के क्षेत्र में भी बहुत सारे डिप्लोमा कोर्सेस देश के अलग अलग मेट्रो सिटी में होते हैं। और इसके साथ साथ आप देखेंगे कि आज का जो युग है उसमें बहुत सारे एनिमेशन आ रहे हैं, तो जिसमें माया सॉफ्टवेयर हो गया, तो एनिमेशन का भी बहुत स्कोप है। तो कंप्यूटर के क्षेत्र में बहुत सारा स्कोप है सर, जिसको जैसा फील्ड चाहिए उसके सामने वैसी है। प्रोग्रामिंग, कोडिंग से लेकर के बहुत सारी चीज़ें हैं। फिल्म जगत में भी कंप्यूटर की बहुत ज़्यादा यूजेस है। तो सर ऐसा इसके बारे में यदि मैं कहूँ तो कोई भी सेक्टर नहीं बचा है जहाँ कंप्यूटर की जरूरत ना हो, और ऐसा कोई भी सेक्टर नहीं है जो बिना कंप्यूटर का हो जाए। यदि कंप्यूटर की नॉलेज और प्रशिक्षण उनको अच्छी प्राप्त है तो निश्चित ही दुनिया के हर कोने पर उनकी उपयोगिता है, और वो कोई भी व्यक्ति कभी बेरोजगार नहीं हो सकता। अब बेरोजगार होने की वजह से समाज में सम्मान प्रतिष्ठा के साथ एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी उनके सामने रहती है जी। और इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स भी होते हैं क्या? बिल्कुल सर, कंप्यूटर की तो मैंने आपको बताया कि 12वीं के बाद एक स्टेप शुरुआत है, 12वीं की पहले भी है और ग्रेजुएशन के बाद भी है। तो ग्रेजुएशन के बाद PG कोर्स होते हैं। PG कोर्स में हम सबसे पहले कदम रखते हैं पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। यदि कोई छात्र ग्रेजुएट कर लिया है और उसके बाद यदि कुछ कंप्यूटर में जाना चाहता है तो यदि 1 साल का डिप्लोमा कोर्स होता है सर, ये भी बहुत अच्छा कोर्स है। आज भारत में जितने भी जॉब निकल रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, तो एक कंपलसरी क्या है कि यदि आपको कंप्यूटर की नॉलेज है तो आपको एडिशनल अंक भी मिल जाता है, या फिर विदाउट कंप्यूटर डिप्लोमा कई जॉब ऐसे हैं जो लेते ही नहीं है। तो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन एक ऐसा कोर्स है सर जिसको कर लेने के पश्चात जैसे पटवारी वगैरह का जो वैकेंसी आते हैं, जितने भी मंत्रालय की पोस्ट हैं उसमें क्लर्क है, सहायक ग्रेड 1, 2, 3 जितने भी इस प्रकार के कोर्स हैं आपके जॉब्स हैं उस सब में PGDCA की डिमांड है। PGDCA एक विश्वविद्यालयीन कोर्स है जो कि किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किया जा सकता है। स्किल का भी कोर्स है सर। यदि PGDCA के बाद उनके आगे की करियर जाते हैं तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी PGDCA के बाद MSc IT में लिटरल एंट्री देती है। अच्छा। और कुछ यूनिवर्सिटी शुरुआत से ही MSc IT कराती हैं। तो पोस्ट ग्रेजुएशन में मास्टर डिग्री करें तो मास्टर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, मास्टर ऑफ साइंस इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, इसी तरह से MSc IT, MSc CS भी होता है जो कंप्यूटर साइंस होता है। इस तरह से इंजीनियरिंग में भी आपका MTech, BTech, BE ये सारा चीज कंप्यूटर साइंस के साथ होते हैं सर। जी सर, तो आपने लिटरल एंट्री की बात की, क्या होता है लिटरल एंट्री और कैसे फायदा मिल सकता है इसका? सर लिटरल एंट्री क्या होता है, हमने यदि किसी छात्र ने पहले कोई डिप्लोमा कोर्स कर लिया और उसके बाद उनको लगता
होता है कि उसको डिग्री भी होना चाहिए। तो कुछ विश्वविद्यालय ऐसे छात्रों को डायरेक्ट, जैसे कि हम पीजीडीसीए की बात करें तो एमएससीआईटी 2 साल का कोर्स होता है। 2 साल का कोर्स होता है तो अब फर्स्ट ईयर करेगा फिर सेकेंड ईयर किया करेगा। तो यदि किसी छात्र ने पीजीडीसीए कर लिया है तो विश्वविद्यालय उसको फर्स्ट ईयर के एक्विवेलेंट मान लेती है। अच्छा। और जो भी और उसके बाद डायरेक्ट वो फाइनल में एंट्री कर सकते हैं। तो जो फाइनल में जब एंट्री करते हैं, जो रेगुलर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर करके आए हैं, तो जो सब्जेक्ट है ये पीजीडीसीए में उन्होंने नहीं पढ़ा है, उस पेपर के एडिशनल पेपर वो फाइनल ईयर में एक पेपर एडिशनल जुड़ जाता है और इस तरीके से वो लिटरल एंट्री करके मतलब 1 साल में वो एमएससीआईटी फाइनल हो जाता है और उसका फर्स्ट ईयर के रूप में जो पीजीडीसीए किया रहता है उसको मान लिया जाता है। जी, तो इसी एक तरह साल से उसका नुकसान नहीं हुआ रहेगा, उसको लगेगा पीजीडीसीए कर लिए हैं तो एमएससी आईटी फर्स्ट ईयर कर रहा है वो एक प्रकार से, और फिर सीधा उसका सेकेंड ईयर में एडमिशन हो जाएगा। एडमिशन हो जाता है। और उसके बाद भी होता है सर, एमएससीआईटी के बाद यदि किसी ने एमएससीआईटी कर लिया है तो एमसीए जैसे 3 साल का कोर्स होता है, तो एमएससीआईटी उन्होंने कर लिया तो एमएससीआईटी के बाद वो फिर लेटरल एंट्री करके एमसीए फाइनल एग्जाम दे सकता है। अच्छा ऐसे सारे यूनिवर्सिटी में नहीं है, लेकिन देश के बहुत सारे यूनिवर्सिटी ऐसी ऑफर करते हैं। जी, और यदि हम कंप्यूटर शिक्षा की बात कर रहे हैं तो अधिकतर जो समस्याएं आती हैं मीडियम की, मीडियम का हम कह सकते हैं हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम। कई लोग बोलते हैं कि हमने हिंदी मीडियम से पढ़ाई की है तो हम कंप्यूटर में अच्छे से नहीं पढ़ सकते हैं, तो कितना अंतर पड़ता है मीडियम का कंप्यूटर शिक्षा में? सर मीडियम की बात करें तो ये एक मन में भ्रम पैदा है कर लिया है एक्चुअली। पूरी तरह से सर कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है वो पूरी तरह से ना हिंदी है ना पूरी तरह से इंग्लिश है। और एक चीज और बताऊं सर, जो कंप्यूटर की लैंग्वेज और हमारी ब्रिटिश लैंग्वेज मीन्स जो हम इंग्लिश लैंग्वेज कहते हैं, तो कंप्यूटर की भाषा और कंप्यूटर की जो कोर्स होती है उसकी भाषा, ना कि कंप्यूटर की भाषा तो बाइनरी लैंग्वेज होती है, लेकिन कंप्यूटर कोर्स की जो मीडियम है उसकी जो लैंग्वेज है वो पूरी तरह से इंग्लिश नहीं है, वो अमेरिकन इंग्लिश है। अच्छा। और कुछ ऐसे ऐसे उसमें लैंग्वेज यूज किए जाते हैं जो कहना चाहिए वैश्विक लैंग्वेज हो चुकी है। तो आज की स्थिति में ऐसा है सर, यदि आप हिंदी मीडियम में भी करते हैं तो कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है वो उसी रूप में रहेगा। मतलब हिंदी मीडियम में भी यदि आप पढ़ाई करते हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं है। और भारत में सर अभी संपूर्ण कोर्सेज कंप्यूटर की हिंदी मीडियम में उपलब्ध है। लेकिन बात करेंगे कोडिंग की, तो कोडिंग तो हम इंग्लिश की ही गिने चुने शब्दों से ही लेते हैं। जो एक कोडिंग होती है ना तो वो हिंदी होती है ना इंग्लिश होती है ना कोई भी लैंग्वेज नहीं होती, उसमें कोई ग्रामेटिकल नहीं होती, वो टोटल ग्रामर होती है प्रोग्रामिंग की, जिसे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता सर। जो बातचीत में जो माध्यम यूज करते हैं जिसमें हमने पढ़ाई किया है जो हमारे लिए सरल है, उसी लैंग्वेज को लेकर के उसी माध्यम को लेकर के हम कंप्यूटर की एजुकेशन ले सकते हैं। और हाँ, कंप्यूटर की हायर एजुकेशन की बात करें जैसे एमसीए, तो कई यूनिवर्सिटी एमसीए जैसे कोर्सेज को टोटल इंग्लिश मीडियम में देती है, लेकिन बहुत सारे भारत की यूनिवर्सिटी हैं एमसीए जैसे कोर्स को भी हिंदी मीडियम में लॉन्च कर चुकी हैं और आज की परिदृश्य में। जी, और इसमें सर हम सुने हैं कि रेगुलर कोर्सेज भी होते हैं और डिस्टेंस में होते हैं, ओपन में होते हैं, तो क्या अंतर होता है? मान लीजिए कोई व्यक्ति रेगुलर में 1 वर्ष का डिप्लोमा किया है और कोई व्यक्ति डिस्टेंस में किया है, तो क्या नौकरी मिलते समय उनमें भेदभाव किया जाता है? सर ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, इसमें 2 चीजें हैं सर। यदि हम गवर्नमेंट जॉब की ओर जाते हैं तो सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ती है कि आपने प्राइवेट किया या डिस्टेंस किया या रेगुलर किया, क्योंकि सर ये तीनों मोड गवर्नमेंट ने ही लॉन्च किए हैं। इसलिए प्राइवेट रेगुलर, प्राइवेट का मतलब है नॉन कॉलेज और रेगुलर का होता है कि आपने कॉलेज जाके पढ़ा। यदि आपके अंदर में कैपेसिटी है कि आप अपनी सेल्फ स्टडी कर सकते हैं और सेल्फ स्टडी करके आपने गवर्नमेंट जो विश्वविद्यालय ने या कोई बोर्ड ने जो एग्जाम लिया उसके एग्जामिनेशन आप क्लियर कर सकते हैं, तो आप में वो कैपेसिटी है, आप में वो कैपेबिलिटी है, इसलिए आपने पढ़ाई करके आप वो एग्जाम पास कर लिए। तो गवर्नमेंट इसमें कहीं कोई भेदभाव नहीं करती। प्राइवेट में यदि कोई स्टूडेंट ने कोई कोर्स किया है और वही रेगुलर में किया है तो दोनों की जॉब इक्वल है। गवर्नमेंट यहाँ पर कहीं भी पक्षपात नहीं करती है या किसी को कोई प्रायोरिटी नहीं देती है। अब बात आती है सर टैलेंट और स्किल की, तो माना जाए देखिए जो स्टूडेंट रेगुलर जाके पढ़ाई किया है तो उसको ज्यादा नॉलेज होगा, ऐसा हम मानते हैं क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिकल किया है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यदि कोई छात्र प्राइवेट किया है तो उसको प्राइवेट करने के बीच उन्होंने परीक्षा देकर पास होकर के तो उनको डिग्री मिला है।
विदाउट परीक्षा दिए तो उनको डिग्री मिलेगी नहीं। और यदि उन्होंने परीक्षा दे करके डिग्री उनको हासिल हुआ है, इसका मतलब उसको नॉलेज है। अब उसके बाद इसका प्रैक्टिकल भी है, उन्होंने प्रैक्टिकल का एग्जाम दिया, प्रैक्टिकल में भी पास कर लिया, इसका मतलब है कि उनको नॉलेज है। अब वो नॉलेज पढ़ के किया है या एक्सपीरियंस नहीं किया या वर्क करते करते किया है, तो ये उस पर डिपेंड करता है सर। किसी की सर्टिफिकेट डिग्री देख करके उसकी नॉलेज की आकलन नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर फर्क ये नहीं पड़ता कि कोई ओपन से किया है, प्राइवेट किया है या रेगुलर किया है। हाँ, कुछ प्राइवेट सेक्टर हैं, वो प्राइवेट सेक्टर के सीईओ या मैनेजर वो अपनी स्वेच्छा से इस पर बॉन्डिंग किया जा सकता है, लेकिन गवर्नमेंट के बारे में यदि कहा जाए तो गवर्नमेंट ऐसा कुछ नहीं करती। यदि आप रेगुलर हो तो ठीक, प्राइवेट हो तो ठीक। कई एक मामला ऐसे होते हैं जैसे कि नेट के एग्जामिनेशन है, तो यदि आप हायर एजुकेशन में नेट के एग्जाम दे रहे हो और कई बार नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट ओपन डिस्टेंस एजुकेशन को नहीं मानती। इसलिए नहीं मानती, कुछ यूनिवर्सिटी जो है जो AICTE से अप्रूवल नहीं है और फिर भी वो प्राइवेट या ओपन में दे रहे हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि वो नेट के एग्जाम में एप्लीकेबल नहीं होते हैं। लेकिन अभी की बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं जो ओपन डिस्टेंस या प्राइवेट की जो सर्टिफिकेट है उसको उसके लिए भी क्वालिफाइड है। तो जी सर, आप बहुत यहाँ बढ़िया पर तरीके से जानकारी दे रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे सभी श्रोताओं को ये जानकारी समझ भी आ रही होगी। मगर एज ए विद्यार्थी, एज ए स्टूडेंट, कई लोगों के मन में दिक्कत ये रहती है कि हम कौन सा कोर्स चुनें। हम DCA कर लें 12वीं के बाद, या फिर हम रुक जाएं सीधा ग्रेजुएशन के बाद PGDCA कर लें, या फिर उनको लगता है सीधा MSc कर लें, MSc IT कर लें। तो कुछ कुछ समस्याएं रहती हैं और यूनिवर्सिटी चुनने में समस्याएं रहती हैं। कुछ के मन में डाउट रहता है कि ये यूनिवर्सिटी नई है, ये पुरानी है। तो मैं इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूँ, UGC को बीच में लाना चाहता हूँ। तो यूनिवर्सिटी को मान्यता कैसे मिलती है और स्टूडेंट कैसे चयन करे अपनी यूनिवर्सिटी का और अपने कोर्स का? तो सर आपने एक प्रश्न में 3 प्रश्न है जी जी, इंक्लूड कर लिए, और मैं मैं एक एक बिल्कुल करके उम्मीद जवाब करता हूं और मुझे विश्वास है कि आप तीनों का बहुत बढ़िया तरीके से जवाब दे पाएंगे, इसीलिए मैं एक में ही तीनों को जोड़ दिया। दूंगा। चलिए ठीक है, मैं आपके एक एक कर, सबसे पहले तो आपने ये प्रश्न पूछा सर, मैं बच्चों के डाउट को लेकर के करता हूँ, है ना। जी बच्चे जैसे सोच रहे हैं कि किसी स्टूडेंट 12वीं पास हुआ, और यदि वो सोचता है कि मैं 12वीं के तत्काल बाद DCA कर लूँ या BCA कर लूँ, तो यहाँ पर मैं बच्चों के लिए कहूंगा कि DCA करने का तात्पर्य है कि आप कोई ग्रेजुएशन कर रहे हो, मान के चलो कोई आर्ट का स्टूडेंट है वो या कोई बायो का साइंस की स्टूडेंट है, 12वीं के बाद वो BSc कर रहा है, क्योंकि सर DCA और PGDCA स्किल के कोर्स है, तो DCA और PGDCA जैसे कोर्सेज को वो ग्रेजुएशन करते करते प्राइवेट मोड पे या डिस्टेंस मोड पे कर सकते हैं और उनको कर लेना ही चाहिए। क्योंकि यदि वो छात्र 12वीं या उस ग्रेजुएशन होने के इंतजार करता है, तो इस 3 साल के बाद फिर वो 1 साल और करेगा, मतलब 4 साल के बाद वो 1 साल का डिप्लोमा करेगा, और इतनी लंबी उनको वेट करना पड़ेगा। लेकिन यदि वो 12वीं के तत्काल बाद DCA का कोर्स करता है, तो उनके पास ग्रेजुएशन आते आते कई अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट की आ जाती है जो जॉब के लिए एप्लीकेबल होते हैं, उसमें वो ट्राई कर सकता है। तो इससे बेटर तो यह है कि कई बार जब गवर्नमेंट कोई वैकेंसी निकालती है तो उसमें मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 1 साल की डिप्लोमा मांग देती है। यदि 1 साल की डिप्लोमा मांगती है तो DCA और PGDCA दोनों 1 साल की मान्यता प्राप्त डिप्लोमा है, तो दोनों इक्वल हो जाते हैं। लेकिन DCA कर लेना किसी भी छात्र के लिए बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि वो कंप्यूटर साइंस से जुड़ जाता है, ग्रेजुएट हो जाता है। और ग्रेजुएट होने का मतलब यह है कि सामान्य ग्रेजुएशन करने से जो जो लाभ उनको मिल सकता है वो सारा लाभ मिलता है। वो UPSC PSC से लेकर सारे एग्जामिनेशन एप्लीकेबल हो जाते हैं। ग्रेजुएट तो हो जाता है, कंप्यूटर भी नॉलेज हो जाता है, IT सेक्टर में उनकी अच्छी पकड़ हो जाती है, और उसके बाद हर क्षेत्र अब उनके पास जॉब अपॉर्चुनिटी का एक बहुत बड़ा संसार उनके सामने, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी उसके सामने में आ जाता है। तो वो डिपेंड करता है सर कि उसको DCA करना PGDCA करना है, वो उनके इंटरेस्ट पर और आगे उन्होंने क्या लक्ष्य तय बना रखे हैं उसके ऊपर। और मैं आप ये जैसे कि एक प्रश्न आपने ये पूछा था कि वो DCA के बजाय ग्रेजुएशन के बाद PGDCA कर लूं, यदि ऐसा सोचता है सर तो मैं कहूंगा ये बिल्कुल गलत है। यदि उनको PGDCA ही करना है तो बेटर है कि वो DCA कर ले, क्योंकि DCA कर लेता है तो उनके पास पहले डिप्लोमा आ जाता है, और जब पहले डिप्लोमा आ जाता है तो ग्रेजुएशन होते होते कई गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर सकते हैं, एक्सपीरियंस रहेगा, और ग्रेजुएशन के जस्ट बाद उसकी नौकरी लग जाती है। मैंने अपने जीवन काल में बहुत सारे छात्रों को देखा है जो ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में रहते होते उन्होंने DCA किया, और ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर की मार्कशीट
और डिप्लोमा दोनों प्राप्त करते ही लोगों की जॉब लग जाती है। जैसे पटवारी का वैकेंसी है, एसएससी जो मैट्रिक लेवल जो एसएससी एग्जाम लेती है, इस सारे पोस्ट में छात्र बहुत जल्दी उनकी सिलेक्शन हो जाती है, क्योंकि ये छोटे और बहुत ज़्यादा इसमें पोस्ट रहते हैं। तो ऐसे कई अपॉर्चुनिटी से छूट जाते हैं। लेकिन जिनको लगता है कि मैं ग्रेजुएशन के बाद मास्टर डिग्री जो है कंप्यूटर से करूं, तो उनके लिए ऐसा है सर कि किसी भी स्ट्रीम में उन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया है, उसके बाद वो पीजीडी से या एमएससी आईटी के फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। तो यदि छात्रों को यहाँ पर भी कंफ्यूजन हो कि मुझे पीजीडी से करूँ या एमएससी आईटी करूँ या एमसीए करूँ, तो सर एमसीए वही कर सकता है जिन्होंने एक विषय मैथ्स के साथ लिया हो। तो उनका ग्रेजुएशन में मैथमेटिक्स हो या 12वीं क्लास में मैथ्स में मैथमेटिक्स हो, वो डायरेक्ट एमसीए में एडमिशन ले सकता है। लेकिन जिनकी जो मैथ्स स्ट्रीम से नहीं आए हैं वो एमसीए में डायरेक्ट एडमिशन नहीं ले पाते, तो उनके लिए बेटर है कि वो पहले पीजीडी से कर ले, फिर वो एमएससी आईटी कर ले, फिर वो एमसीए फाइनल ईयर में लिटरल एंट्री कर ले, जो यूनिवर्सिटी उनको लिटरल एंट्री देती है। तो इसमें 3 साल एमसीए जो लगेगा, वही 3 साल में वो 3 अलग अलग डिप्लोमा प्राप्त कर लेंगे। और अभी तो नया शिक्षा नीति में सर स्किल का कोर्स आ गया है, जो वी वॉक एम वॉक के नाम से जाना जाता है। तो यह भी बहुत अच्छा है, जिसमें मल्टी लेवल एंट्री और मल्टी लेवल एग्जिस्ट है। मतलब जब छात्र चाहे एंट्री ले सकता है, जितना दिन पढ़ना चाहे उतने दिन पढ़ेगा। जैसे 3 महीने में, 6 महीने में, यदि कोई छात्र 6 महीने को कोई कोर्स किया है तो 6 महीने की एग्जाम लेगा और 6 महीने का उनको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और जब इच्छा लगेगा वो 6 महीने का सर्टिफिकेट दे करके पुनः एंट्री कर लेगा। और जब उनका 3 साल पूरा होता है तो उनको गवर्नमेंट विश्वविद्यालय बैचलर की डिग्री दे देता है। तो ये नया शिक्षा नीति में है, ये अभी पॉपुलर नहीं हुआ है, लेकिन यह हमारे बहुत अच्छा मतलब नया शिक्षा नीति में इनको बहुत अच्छे तरीके से जोड़ा गया, इससे हमारे देश की युवाओं को बहुत लाभ मिलेगा जी। और आपने सर एक जिक्र किया था कि ग्रेजुएशन करते समय कोई डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन मतलब डीसीए कर सकता है और उसका ग्रेजुएशन भी जारी रहेगा। तो क्या दोनों कोर्स एक साथ किए जा सकते हैं? क्या दोनों कोर्सेज की एक साथ मान्यता मिल सकती है? बहुत बढ़िया प्रश्न है सर। बहुत सारे छात्रों में ये मतलब क्वेश्चंस रहते हैं और आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन उठाए हैं आप। बिल्कुल सर, स्किल का कोर्स है, एक डिग्री और एक, हाँ, यदि आप एक डिग्री जो है डिग्री रेगुलर कर रहे हैं और डिप्लोमा स्किल का जो है वो आप पार्ट टाइम कर रहे हैं, पार्ट टाइम मीन्स प्राइवेट मोड में कर रहे हैं या डिस्टेंस मोड में कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल कर सकते हैं जी। बहुत बढ़िया तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं सर। और आपने डिस्टेंस और प्राइवेट 2 अलग अलग शब्दों का उपयोग किया है और लोगों को लगता है कि दोनों एक ही चीज हैं। तो क्या डिस्टेंस और प्राइवेट दोनों एक चीज हैं या दोनों अलग अलग हैं? सर लगता तो एक जैसा है, परंतु बिल्कुल अलग है, दोनों भिन्न है। अच्छा। डिस्टेंस इज ए कॉरेस्पॉन्डेंट कोर्सेज, पत्राचार पाठ्यक्रम कहते हैं, और प्राइवेट इज ए टोटली प्राइवेट नॉन कॉलेज। मतलब यदि कोई किसी छात्र ने प्राइवेट का एग्जाम दे रहा है, इसका मतलब उसकी एजुकेशन और उसकी पढ़ाई को लेकर के विश्वविद्यालय की कोई जिम्मेदारी नहीं है। मतलब वो सिर्फ अपनी स्टडी करता है, विश्वविद्यालय की एग्जामिनेशन, चाहे वो प्रैक्टिकल एग्जाम हो, चाहे वो थ्योरी का एग्जाम हो, चाहे स्किल से रिलेटेड टेस्ट हो, वो सारा टेस्ट दिलाने के लिए यूनिवर्सिटी जाता है। जबकि कॉरेस्पॉन्डेंट कोर्सेज या डिस्टेंस एजुकेशन कोर्सेज है, इसमें ऐसा नहीं होता सर। डिस्टेंस में क्या है कि आप उस कोर्स को पढ़ने के लिए कॉलेज या यूनिवर्सिटी नहीं जाते हैं, जो यूनिवर्सिटी के एजुकेशन टाइम है उस पर नहीं जा पाते हैं, तो आप पत्राचार माध्यम से, ऑनलाइन माध्यम से या किसी भी पत्र व्यवहार से या मेल के माध्यम से विश्वविद्यालय आपको सिलेबस और कोर्स मटेरियल प्रोवाइड कराती है। चाहे बुक्स प्रोवाइड कराए या लेटर के माध्यम से, किसी भी माध्यम से दूर बैठे छात्र विश्वविद्यालय की सिलेबस को विश्वविद्यालय के द्वारा पढ़ लेता है और विश्वविद्यालय के जो एग्जाम होते हैं उसमें जाकर के अपेयर होता है। इसमें कई बार क्या होता है कि विश्वविद्यालय 6 मंथ में कॉन्टेक्ट क्लासेस लगाते हैं, जबकि प्राइवेट में कोई कॉन्टेक्ट क्लासेस नहीं होते। तो सर दोनों अलग अलग मोड हैं, लेकिन दोनों मोड में आप अपनी अन्य पढ़ाई या अन्य जॉब आजीविका का साधन करते करते, आजीविका करते करते आप दोनों मोड से अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। लेकिन यदि आप पूरी तरह से सक्षम हैं अपनी पढ़ाई खुद में करने की, तो आप नॉन कॉलेज अर्थात प्राइवेट में आप जा सकते हैं। लेकिन यदि आपको लगता है कि विश्वविद्यालय की सिलेबस और विश्वविद्यालय की पर आश्रित होकर के विश्वविद्यालय में दूर रह करके विश्वविद्यालय की पढ़ाई करना चाहें, तो कॉरेस्पॉन्डेंट कोर्सेज या डिस्टेंस लर्निंग कोर्सेज के माध्यम से आप कर सकते हैं।
जी, बहुत बढ़िया तरीके से आप बता रहे हैं। और आपसे बात करते करते समय कब निकला हमें पता ही नहीं चला। कुछ समय हमारे पास है और एक जो प्रश्न रह गया था यूजीसी वाला, कैसे लोग हाँ या विद्यार्थी पता करें कि इस यूनिवर्सिटी की मान्यता है या नहीं, बस इसकी जानकारी आप हमें और दे दें। जी बिल्कुल। कोई भी विश्वविद्यालय कोई सरकार नहीं चलाती है सर। बहुत सारे लोग में भ्रम रहता है कि सरकारी विश्वविद्यालय होते हैं। हम्म। सरकारी विश्वविद्यालय और प्राइवेट विश्वविद्यालय ऐसा कुछ नहीं है। बस ये है कि जो सरकार की फंडिंग से कोई भी विश्वविद्यालय संचालित हो रही है तो सरकारी विश्वविद्यालय है, और कोई एनजीओ फंडिंग करती है तो प्राइवेट विश्वविद्यालय है। लेकिन दोनों विश्वविद्यालय को मान्यता तब मिलती है जब यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट काउंसिल के रूल्स रेगुलेशन है, उसकी जो क्राइटेरिया है उसे कोई संस्था फॉलो करती है, तब जाकर के वह विश्वविद्यालय बनती है। अब उसे फॉलो कराने के लिए गवर्नमेंट अपनी फंडिंग करे, गवर्नमेंट बिल्डिंग बनाए, गवर्नमेंट उसके लिए जमीन दे, गवर्नमेंट वहाँ एम्प्लॉय करेगा तो गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी हो गई। यदि स्टेट गवर्नमेंट करती है तो स्टेट गवर्नमेंट की हो गई, या सेंट्रल गवर्नमेंट करती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो गई। लेकिन यदि यही काम कोई एनजीओ करती है तब उसे हम निजी विश्वविद्यालय के रूप में जानते हैं। निजी का मतलब कोई कंपनी चला रही है या कोई एनजीओ चला रही हो। तो अब बात आती है सर कोई विश्वविद्यालय मान्यता प्राप्त है कि नहीं, तो ये सर यूजीसी है। यूजीसी के साइट में आप जाते हैं, देखते हैं, तो यूजीसी के साइट में उस स्टेट के जितने भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय होते हैं उनकी जानकारी रहती है, और उससे आप कंफर्म कर सकते हैं कि इस विश्वविद्यालय को मान्यता कब मिली है, कितने दिन के लिए मिली है और क्या क्या कोर्सेज के लिए मिली हुई जी, है। इसका इसके मतलब हम ये बाद कह सकते हैं कि कोई एक व्यक्ति, एक स्टूडेंट यूनिवर्सिटी ए से कोई डिप्लोमा किया है, वो यूनिवर्सिटी 5 वर्ष पहले की थी और प्राइवेट है, और एक यूनिवर्सिटी बी नाम की जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है और पिछले 25-30 साल पुरानी है, वहाँ से कोई कोर्स कर रहा है, मगर दोनों कोर्सेज की मान्यता सेम होगी, दोनों में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। हाँ, दोनों में भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन सर मैं थोड़ा सा इसमें सुधार करना और चाहूंगा। जी। विश्वविद्यालय यूजीसी यदि किसी विश्वविद्यालय को मान्यता दे देती है तो सबसे पहले तो अस्थायी मान्यता देती है। उसके बाद यूजीसी पुनः 3 साल के लिए, 5 साल के लिए अस्थायी मान्यता देती है, और उसके बाद यूजीसी की टीम फिर आती है, उसका फिर से मतलब उसके क्राइटेरिया का इंस्पेक्शन होता है, फिर उसको पाया जाता है सब ओके तो उसको स्थायी कर देते हैं, रेगुलेट कर देते हैं। लेकिन उसके बाद आती है और बहुत सारी चीजें जो विश्वविद्यालय की रैंकिंग को बढ़ाती है, और विश्वविद्यालय की रैंक यदि अच्छी है तो वहां से पढ़े हुए छात्रों की वैल्यू थोड़ा बढ़ जाती है। जैसे कोई सर सामान्य विश्वविद्यालय से एमबीए करके आया है और आईआईएम से कोई एमबीए करके आया है, कोई सामान्य कॉलेज से बीटेक है और कोई आईआईटी से बीटेक है, तो दोनों में काफी डिफरेंस हो जाते हैं। कैसे हो जाता है? एक नजरिया, क्योंकि आईआईटी और आईआईएम से पढ़ा हुआ छात्रों की मतलब बहुत सारी चीजें सामान्य कॉलेजों से अलग हो जाते हैं। क्यों होते हैं सर? क्योंकि उसकी रैंकिंग बहुत हाई है। और रैंक हाई कब हुई है? क्योंकि वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के एजुकेशन क्वालिटी, प्रोफेसर्स और सारी फैसिलिटी बहुत अच्छी हैं। अब यह रैंकिंग कौन तय करता है सर? जैसे हम टेक्निकल एजुकेशन के बारे में बात करें तो कोई विश्वविद्यालय यूजीसी से एप्लीकेबल, यूजीसी से मान्यता प्राप्त है, संबद्ध है, तब तो वो यूनिवर्सिटी बन गया, पहली क्राइटेरिया हो गई। अब वह यूनिवर्सिटी को एक टेक्निकल एजुकेशन देने के लिए एप्लीकेबल है कि नहीं, या उसकी जो सर्टिफिकेट हो टेक्निकल एजुकेशन में अप्रूवल है कि नहीं, इसे देखना है तो एआईसीटी एक संस्थान है सर जो टेक्निकल यूनिवर्सिटी को मान्यता देती है। तो कोई विश्वविद्यालय यूजीसी प्लस एआईसीटी से संबद्ध है, मान्यता प्राप्त है, तो उसकी मार्कशीट टेक्निकल एजुकेशन से ज्यादा वैलिड रहेगी, जो एआईसीटी से अप्रूवल नहीं हो उसके बजाय। उसी तरह से नेक का ग्रेडेशन होता है सर। नेक एक संस्थान है जो यूनिवर्सिटी में जाती है, उनकी क्राइटेरिया है, उन्हें जो फॉलो करते हैं, और वो बहुत हाई लेवल की क्राइटेरिया होते हैं। तो उसमें फिर A++, A+, B++, B+, ऐसे करके ऊपर से नीचे ऐसे उनको ग्रेडेशन देते जाते हैं। और जो विश्वविद्यालय नेक के अकॉर्डिंग नहीं है तो उसको नेक कोई ग्रेडेशन नहीं देता है सर। तो ये ग्रेडेशन और रैंकिंग बहुत मायने रखता है कि हमें कहाँ से करनी चाहिए। जी, बहुत बढ़िया तरीके से सर आप जानकारी दे रहे थे, और इन जानकारियों से कई विद्यार्थियों का फ़ायदा होगा। और आपके पास हम कह सकते हैं कि जानकारियों का समुद्र है, सागर है, और हम उससे आज बूंद भर निकाल पाए। हम आपसे फिर बात करेंगे और जानेंगे और भी यूनिवर्सिटी के बारे में, यूजीसी के बारे में, और भी कोर्सेज़ के बारे में। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद रेडियो धूम में अपना कीमती समय देने के लिए, हमारे श्रोताओं तक जानकारी साझा करने के लिए।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। रेडियो धूम निश्चित तौर पर ऐसे युवाओं के लिए और समाज के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म लेके आया है, जो लोगों को एंटरटेनमेंट ही नहीं बल्कि हर प्रकार के ज्ञान जो हमारे आसपास के क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों को से लेकर के नेशनल इंटरनेशनल लेवल की भी ज्ञान साझा करती है, और इससे समाज को बहुत लाभ मिल रहा है। मैं रेडियो धूम का रेगुलर श्रोता हूँ, और इससे मुझे बहुत नॉलेज भी होती है और बहुत अच्छा लगता है। आज आपने मुझे अपने स्टूडियो में फोन कॉल्स के माध्यम से ये अवसर दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत जी, धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।